Welcome to Captain Agro friends. वेलकम टू कैप्टन एग्रो। कैप्टन एग्रो के इस मंच पर आप लोगों का स्वागत है भी, ठीक है। ध्यान देना, आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम बात करने जा रहे हैं एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस, ठीक है भाई। अम्ल और सार की अवधारणाओं के बारे में अपन यहां से बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। सब ध्यान बनाए रखे बोर्ड पे और लगातार यानी कि कमेंट करते रहें, शेयर करते रहे वीडियो को, ताकि आने वाली जो अगली वीडियो है वो आपको अधिक से जल्दी प्राप्त हो सके भाई, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर यानी कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहला कदम बढ़ा दिया जाता है तो काम अपने आप ही क्या हो जाता है भी, आसान होता हुआ चला जाता है। इस चीज का, ये श्री कृष्ण जी का ये प्रथम वाक्य होता है। अगर कोई भी काम आपको करना है तो आप उसका पहला कदम बढ़ा दीजिए। जैसे आप पहला कदम बढ़ाओगे तो वो काम आपको आसान दिखने लग जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, फिर अगला कदम फिर बढ़ाएंगे तो वो काम फिर आपको आसान दिखने लग जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि यानी कि धीरे धीरे किसी काम को क्या होता है कि अगर कोई काम होता है तो बहुत बड़ा होता है लेकिन हमें पहाड़ के जैसा दिखता है, लेकिन उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिए। जैसे जेट आईसीआर वगैरह तैयारी, आप एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जब जाके टॉपिक कंप्लीट होंगे। आप रोजाना एक तैयारी करेंगे, जब जाके एक दिन बहुत बड़ी तैयारी होगी। अगर हम ये सोचते हैं चलिए एग्जाम के पहले हम 10 या 15 दिन तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आपको क्या करना है भी, यहां से एग्जाम के लिए यानी कि सुटेबल तैयारी करनी है। एक टाइम मैनेजमेंट प्लस यानी कि अगर बात करें यानी कि प्रिपरेशन, ये दोनों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सबसे यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं भी। यहां से टाइम मैनेजमेंट प्लस यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि एक टाइम के अकॉर्डिंग यानी कि मेहनत की जाए। यहां से अगर बात की जाए, जैसे यानी कि एग्रीकल्चर और बायोलॉजी जरूरी है, वैसे आपके लिए केमिस्ट्री जरूरी है। केमिस्ट्री में मत देखना कि यानी कि केमिस्ट्री अगर हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। केमिस्ट्री आपके लिए बेस्ट इंपोर्टेंट है और सबसे बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सिलेक्शन यानी केमिस्ट्री दिलवाने का काम करेगी। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर वालों के लिए केमिस्ट्री भी यानी कि एग्रीकल्चर भी सबको आती है, बायोलॉजी भी सबको आती है, लेकिन केमिस्ट्री में वीक होते हैं। और मैं हम यहां से इस चैनल के माध्यम से हम आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करवाने का काम करेंगे। हम केमिस्ट्री की आपको तैयारी करवाने का काम कर रहे हैं। टॉपिक के बीच में क्या करना चाहता हूं, आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहां से बार बार मैं बताता रहता हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए भी यहां से। और हर एक कॉन्सेप्ट को यानी कि हर एक उसकी मूल जड़ तक निकालकर उसको क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना भाई। अब यहां से हम बात करते हैं, यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल सार की अवधारणाओं की हम बात करते हैं भाई। सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके बारे में आप पिछले सालों के एग्जाम में पेपर में देखना, निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है इससे, और पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। आप ये देखिए अभी, यानी कि इसे कमेंट करते रहें, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक वीडियो अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके और अगले जो आने वाले वीडियो है इसकी प्राप्ति आपको हो सके भी, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना भी, अगर एक मोटिवेशनल की बात के रूप में बात की जाए तो एक उद्यमेनि सिद्धंति कारेण न मनोरथे नहीं सुपथ से सिंह से परिसति मुखे मृगाय, मन की इच्छा के चाहने से कोई काम सफल नहीं होते भी। एक बात का ध्यान रखना गाइस, ध्यान देना एक बात का, मन की इच्छा के चाहने से कोई काम सफल नहीं होते हैं। सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता है। यानी कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, जब जाके आपका सिलेक्शन मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। मेहनत का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आइए आप यानी कि इसी चीज के बाद, इसी बात के बाद यानी कि इसी बात के लिए अपन यानी कि एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अम्ल सार अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में हम यहां से क्या करते हैं भी, ये बात करते हैं भी। क्लियर बात? चले भी, अगर यहां से ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से, तो आप ये देखिए भाई, यहां से अम्ल के बारे में बात करेंगे भी, ठीक है। ये अम्ल है, यहां से एसिड, और एसिड के बारे में बात की जाए, यहां से सबसे सामान्य इसके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं भी यहां से, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके सामान्य गुण के बारे में हम बात करते हैं भी। देखिए भी, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाती है भी। यहां से जनरल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात होती है, जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं भी यहां से, ठीक है। ये तो आप सब जानते होंगे, यहां से आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी एक बार यानी कि इसको रिपीट करते हैं। अम्ल क्या होता है भी, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी बात यहां से हम करेंगे तो अनिल,
जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये अ से तो क्या बनेगा भी, यहां से अम्ल बनेगा, नी से क्या बनेगा भी, नीला बनेगा, और ल से क्या बनेगा, यहां से लाल बनेगा भी। जो अम्ल होंगे ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे, यहां से लाल कर देंगे भी। ठीक है, नंबर 3 की हम बात करते हैं। इनकी पीएच का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 7। कहने का मतलब 7 से क्या होता है भी, यहां से कम होता है, और 7 पे क्या आ जाता है भी, यहां से उदासीन आ जाता है। नंबर 4 की हम बात करेंगे तो यानी कि जो धातु होती है, ये धातु होती है किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है भी, यहां से लवण बनाता है, और साथ में किसका निर्माण करता है, H2 गैस का निर्माण करता है। और H2 गैस का निकलना ये सिद्ध होता है कि वाकई में ये क्या होता है, यहां से अम्ल होता है। आप रिएक्शन के माध्यम से देखिए, यहां से मैंने बात की है Na प्लस इसकी अभिक्रिया में H2SO4 के साथ करवाता हूं भी। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सोडियम अपनी बैलेंसी को यहां से Na+1 में देता है, और H2SO4 H+1 में और SO4-2 में देता है। तो ये प्लस और माइनस दोनों आपस में मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या बनेगा भी, यहां से Na2SO4 बनेगा भी। यहां से क्लियर भाई। यहां से बात करेंगे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, और कभी भी आप जानते हो यानी कि द्विपरमाणु गैस है, H2 है, यहां से F2 है, H2 है, F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, यानी कि जितनी भी जो और O2 है और N2 है, ये जितनी भी जो गैसें होती है सब किसके रूप में पाई जाती है, द्विपरमाणु अवस्था के रूप में पाई जाती है, कभी भी एक परमाणु अवस्था के रूप में नहीं होती है। ठीक है गाइस, ध्यान दें। तो यहां से क्या लगा दिया जाता है पीछे H2, और H2 होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहां से क्या है, अम्ल के एक सामान्य गुण है भी यहां से। ठीक है, इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, यहां से एक क्षार के भी सामान्य गुणों की बात करता हूं मैं। देखिए यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, एक जनरल नॉलेज में बता रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान देना भी। यहां से हम बात करेंगे क्षार के बारे में, बात करेंगे बेस के बारे में बात करेंगे। तो बेस क्या होता है ये, यानी कि अगर यदि बात कर ली जाए ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे एवं तीखे होते हैं भी हैं। ठीक है, स्वाद में कड़वे एवं ये तीखे होते हैं। दूसरी बात, यहां से दूसरे पॉइंट की बात क्या है, सालानी। दूसरे पॉइंट की हम बात करें यहां से सालानी, सा से क्या होता है, क्षार होता है, और ला से क्या होता है, लाल होता है। यहां से नील से क्या होता है भी, यहां से नीला होता है। क्षार जो होते हैं क्या करते हैं, लाल लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं भी, ये नीला कर देते हैं। तीसरी बात की जाए, जो इनकी पीएच का मान होता है, जो इनकी पीएच का मान 7 से लेकर कहां तक होता है भी, 14 तक होता है। तो ये क्या होगा भी, यहां से 7 से अधिक होगा, और यहां तक कहां तक होगा भी, 14 तक होगा। नंबर 4 की बात की जाए भी यहां से, तो इनकी पीएच का मान कितना होता है, अगर बात कर ली जाए तो जैसे क्या होगा, यहां से सोडियम है, अगर कोई भी जो धातु है, अगर ये धातु क्या करेगा भी, यहां से इस क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा प्लस लवण बनाएगा, और ये भी क्या करेगा, H2 गैस का यानी कि उत्सर्जन कर देगा। कई क्षार ऐसे होते हैं जो यानी कि धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस का उत्सर्जन नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर क्षार ऐसे होते हैं जो यानी कि अगर बात कर ली जाए यहां से, तो लवण प्लस H2 के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं, यानी कि H2 गैस को बाहर निकाल देते हैं। ध्यान दें, यहां से हम बात करेंगे जैसे जिंक धातु है, प्लस इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है, तो फिर यहां से क्या बनता है भी, ये Na2ZnO2 बनता है भी, है ना। तो यहां से क्या बनता है, Na, है ना। तो यहां से Zn, यहां से देखिए आप NaZnO2 बनता है भी है। ठीक है, और क्या होता है भी, H2 गैस क्या होती है, यहां से बाहर निकल जाती है। नाम क्या है इसका भी, यहां से सोडियम जिंकेट है। ठीक है, नाम क्या है इसका, यहां से सोडियम जिंकेट है। क्लियर बात। चलिए भाई, तो यहां से क्या होता है, ये अम्ल और क्षार के रूप में क्या करता है भी, यहां से कार्य करता है भी। ठीक है, चलिए भाई, यहां से एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक सामान्य परिभाषा के रूप में क्या किया हमने, ये जाना भी। तो यहां से ये तो क्या हो चुका है भी, ये कंप्लीट हो चुका है भी। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, अम्ल और क्षार को समझाने के लिए, यहां से अम्ल और क्षार को समझाने के लिए 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आरएनएस का कॉन्सेप्ट, आरएनएस की अम्ल क्षार अवधारणा। ठीक है, दूसरा आता है यहां से ब्रोंस्टेंट, यहां से ब्रोंस्टेंट लोरी अम्ल क्षार की अवधारणा, और तीसरी आती है यहां से लुईस अम्ल क्षार की अवधारणा। और यहां से देखिए आप, ब्रोंस्टेंट लोरी अवधारणा में से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है भी। ठीक है, ब्रोंस्टेंट लोरी अम्ल क्षार अवधारणा में से क्या आता है भी, यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। इस चीज का विशेषकर रूप से ध्यान देना।
सबसे पहले हम बात करेंगे आर्हेनियस अम्लसार अवधारणा की हम बात करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से आर्हेनियस अम्लसार अवधारणा की अपन बात करेंगे भी। क्लियर बात? चले भी, तो आर्हेनियस अम्लसार अवधारणा में देखिए भी है, तो यहां से हम लिखेंगे आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर्हेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। क्लियर बात? सबसे पहले आप ये देखिए, अम्ल के बारे में बात करेंगे, एसिड के बारे में बात करेंगे भी। तो यहां से देखिए, एसिड के बारे में बात करेंगे तो एसिड क्या होता है, आप ये देखिए, वे पदार्थ जो क्या करते हैं H+ यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। वे पदार्थ जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्लियर बात? जैसे आप ये देखिए, जो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं भी। ठीक है, H+ आयन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। H+ आयन को क्या करेंगे भी, यहां से डोनेट करने का काम करेंगे, तो फिर वो क्या कहलाते हैं भी, यहां से अम्ल कहलाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान देते रहे भी यहां पर। ठीक है, और H+ आयन को क्या करते हैं भी, ये डोनेट करते हैं। इसके बाद में यहां से बात की जाए, जैसे मैंने यहां से बात किया, यहां से HCl है भी। HCl का क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो यहां से देखें आप, ये एक्वास, और एक्वास क्या होता है भी, यहां से जलीय विलयन। ठीक है, और जलीय विलयन होगा यहां से, तो ये क्या करेगा, अपना H+ आयन देगा ये, लेकिन कौन से विलयन में, यहां से जलीय विलयन में, और ये भी एक्वास में। क्लियर बात? चले, जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं भी। ठीक है, जो H+ आयन को डोनेट करते हैं, जो एक्वास सॉल्यूशन में, एक्वास सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, जलीय विलयन कहा जाता है। या मैंने एक्यू लिखा है तो मतलब ये एक्वास है, और एक्वास है तो मतलब ये जलीय विलयन है। ध्यान देना, जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, जो H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यहां से HCl जलीय विलयन में क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, तो एक्वास प्लस यहां से Cl-, तो फिर ये क्या कहलाता है भी, यहां से अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, यहां से क्या है, H2SO4 है, और ये भी क्या करता है, यहां से एक्वास, और एक्वास की बात कर ली जाए तो यहां से क्या होता है, H+ प्लस यहां से एक्वास, और ये यहां से Cl-, तो यहां भी क्या है, एक्वास है भी, सॉरी, यहां से SO4-2 होता है भी, सल्फेट आयन। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन है, तो आप इसको बैलेंस कर दीजिए भाई। ठीक है भाई, तो गाइस ध्यान दें, इस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है भाई आपको, है ना। और देखिए भाई, अगर अपन बात करेंगे तो बिना तैयारी के, बिना कमजोर तैयारी के कभी सिलेक्शन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करेंगे यहां से HNO3 की बात की जाती है, एक्वास। ठीक है, और एक्वास यहां से हम बात करेंगे तो ये HNO3, यहां से H+ प्लस यहां से NO3-, ये भी यहां से क्या है, एक्वास, और यहां से क्या भी, एक्वास है। ठीक है, HCl को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को क्या कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसे क्या कहा जाएगा, नमक का तेजाब कहा जाएगा। H2SO4 को क्या कहा जाता है भी, यहां से गंधक का तेजाब कहा जाता है। HNO3 को क्या कहा जाता है भी, यहां से यानी कि सोरे का तेजाब कहा जाता है भी। क्लियर बात? चले भी, आगे की अपन बात करते हैं भी यहां से। ठीक है, चले, अब ये देखिए, यहां से हमारे पास ये अम्ल और अम्ल के बारे में हो चुका है भी, है जो क्या करते हैं, H+ आयन को डोनेट करते हैं। अब ये देखिए, अगर बात की जाती है यहां से, तो देखिए जल में क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की हम बात करें, जल में जो पूर्ण आयनित हो जाते हैं। ठीक है भाई, यानी कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं, जल में यहां से पूर्ण आयनित हो जाते हैं। ठीक है भाई, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, मतलब पूर्ण रूप से घुल जाते हैं भी। ठीक है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, या पूर्ण रूप से क्या होते हैं भी, यहां से घुल जाते हैं भी, है ना। पूर्ण रूप से क्या होता है भी, यहां से घुलनशील होते हैं, ये पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। क्लियर? यहां से क्या होते हैं भी, ये पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। यहां से बात करें अपन, यहां से कंप्लीटली रूप से, यहां से हम बात करेंगे कंप्लीटली रूप से क्या हो जाते हैं भी, यहां से सोल्यूबल हो जाते हैं। तो ये कंप्लीटली रूप से सोल्यूबल होंगे तो वो क्या कहलाते हैं भी, यहां से स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। एक बात का ध्यान रखना भी, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। और जो जल में क्या होते हैं,
जल में जो पूर्ण रूप से आयनित या पूर्ण रूप से यहां से पूर्ण रूप से आयनित या पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते हैं, तो फिर यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से डिजोल्व है ना, यहां से क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। यहां से बात की जाए तो नॉट है ना, नॉट कंप्लीटली, यहां से नो कंप्लीटली, यहां से बात की जाए तो नो कंप्लीटली सोल्यूबल एंड यहां से डिजोल्व, जो क्या करते हैं यानी कि पूर्ण रूप से क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है भाई, यहां से बात की जाए जो पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते हैं तो क्या कहलाते भी, यहां से अगर बात की जाए यहां से वीक एसिड कहलाते हैं भी। ठीक है, यहां से क्या कहलाते हैं, वीक एसिड, यहां से बात की जाए तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं भी। ठीक है, देखिए सामान्य रूप से बात कर ली जाए अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होते हैं भी, यहां से दो टाइप के होते हैं। यहां से देखिए भाई अम्ल क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो यहां से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक यहां से वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहां से है जो जल में क्या होते हैं, कंप्लीटली रूप से डिजोल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली रूप से यानी कि सोल्यूबल हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं भी, यहां से स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। लेकिन बात की जाए यहां से यानी कि वे पदार्थ जो कंप्लीटली रूप से डिजोल्व नहीं होते हैं, कंप्लीटली रूप से यानी कि वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं या फिर सोल्यूबल नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यहां से वीक एसिड कहलाते हैं, यहां से क्या कहलाते हैं भी, ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं भी। क्लियर बात, ये क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब ये देखिए हम यहां से कुछ जो स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है इनकी बात करते हैं भी यहां से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की हम बात करते हैं भी है। ठीक है, देखिए भी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जाए और इसे हिंदी में कहा जाता है भी यहां से प्रबल अम्ल। देखिए भी एक सामान्य शब्द के बारे में समझेंगे हम यहां से, और सामान्य शब्द के बारे में क्या समझेंगे, ये प से तो क्या बनता है, प्रबल, और प से क्या बनता है भी, यहां से पूर्ण बनता है। प से तो प्रबल और प से पूर्ण बनता है, तो यानी कि जो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, पूर्ण रूप से यानी कि जो डिजोल्व हो जाते हैं, पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यहां से प्रबल अम्ल के कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूंगा तो HCl है, तो HCl का क्या नाम है भी, यहां से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर बात, HCl का क्या नाम है, यहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लियर, यहां से बात की जाए यहां से H2SO4 के बारे में हम बात करेंगे तो यहां से क्या भी, ये सल्फ्यूरिक एसिड है भी। ठीक है, यहां से ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद में यहां से बात की जाए तो HNO3 है, ये क्या भी, यहां से नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, यहां से क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। एकदम विशेष महत्व होता है भी यहां से, एक बात का ध्यान रखना, इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। इस कारण से हमें 5 उदाहरण तो 5 एग्जाम्पल तो स्ट्रॉन्ग एसिड के होने चाहिए और 5 एग्जाम्पल यानी स्ट्रॉन्ग बेस के होना चाहिए। आई बात समझ में, चले यहां से हम बात करते हैं। इसके बाद में यहां से देखिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, तो ये देखिए भी यहां से। इसके बाद में देखिए यहां से, देखिए अगर हम यह बात करेंगे यहां से तो HBr। ठीक है, HBr यहां से हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है भाई, इसके बाद में यहां से आप ये देखो HClO4, एक होता है HClO4। ठीक है, नाम क्या भी इसका, ये परक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यहां से नेम क्या भी इसका, यहां से परक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यहां से ध्यान दें, परक्लोरिक एसिड है ये। ठीक है, तो यहां से देखें तो इस तरह से ये यहां से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये कंप्लीटली रूप से यहां से वाटर में क्या होता है, हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। कुल मिलाकर कंप्लीटली रूप से वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, तो यहां से क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं भी। क्लियर बात, अब हम बात करते हैं यहां से वीक एसिड की बात करते हैं भी। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है भी। ठीक है, चले यहां से हम बात करते हैं वीक एसिड की, हम बात करते हैं, और वीक एसिड है तो मतलब यहां से क्या भी है, दुर्बल अम्ल भी है। क्लियर बात, यहां से क्या है, दुर्बल अम्ल है। आप एक बात का ध्यान देना, जो कंप्लीटली रूप से डिजोल्व नहीं होते हैं, जो यहां से हम बात करेंगे कंप्लीटली रूप से यहां से डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, जो डिजोल्व नहीं होते हैं वो क्या होते हैं भी, यहां से दुर्बल अम्ल होते हैं भाई। ठीक है,
जो कंप्लीटली रूप से डिजोल्व नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। इस चीज का विशेषकर रूप से ध्यान देना भाई। जैसे यहां से हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है यहां से एग्जाम्पल के रूप में भी, यहां से है ना, नॉट कंप्लीटली रूप से डिजोल्व, ठीक है, नॉट कंप्लीटली। तो यहां से क्या होगा अभी, सबसे पहले ध्यान देना, CH3COOH और CH3COOH, क्या नाम इसका, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक अम्ल। तो ये क्या होता है अभी, यहां से दुर्बल अम्ल होता है अभी। इसके बाद में यहां से बात की जाए नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में, यहां से H3BO3 बोरिक अम्ल, है ना, यहां से बात की जाए तो H, है ना, तो यहां से BOH का अल्ट्राइज तो H3BO3, H3 और यहां से BO3, तो नेम क्या भी यहां से इसका बोरिक अम्ल भी है, ठीक है, नेम क्या इसका यहां से बोरिक अम्ल है। और इसके बोरिक अम्ल की बात की जाए तो ध्यान देना भी, ये बोरिक अम्ल यानी कि जैसे क्या किया जाता है, आई ड्रॉप्स बनाई जाती है भी, ठीक है, आई ड्रॉप्स यानी कि जो आंखों में डालने वाली होती जो दवाई होती है भी, तो आई ड्रॉप्स बनाई जाती है। तो आई ड्रॉप्स को बनाने के लिए इस बोरिक अम्ल का यूज किया जाता है भी, ठीक है। और कभी कभार क्या किया जाता है, जिससे आंखों को धोने के लिए, जब आंखों में यानी कि कचरा वगैरह ज्यादा चला जाता है या फिर आंखों से यानी कि आंखों की टेस्टिंग वगैरह करनी होती है, तो फिर क्या किया जाता है, बोरिक अम्ल से क्या किया जाता है उसका, है ना, तो वाटर सॉल्यूशन लेकर क्या किया जाता है, आंखों पर छिड़काव वगैरह दिए जाते हैं। कुल मिलाकर जो आई ड्रॉप्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, बोरिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तो यहां से, है ना, H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, ये भी किसके रूप में काम करता है भी, यहां से फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड है भी, ये देखिए भी। इसके बाद में यहां से बात की जाए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में देखो यहां से HCOOH है, HCOOH, और HCOOH को क्या कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड ये किससे प्राप्त किया जाता है, यहां से लाल चींटियों के प्रवासी आसवन से प्राप्त किया जाता है अभी। और लाल चींटियों को क्या कहा जाता है, फार्मा कहा जाता है, और फार्मा से प्राप्त होने वाले अम्ल को क्या कहा जाता है, फॉर्मिक कहा जाता है, ठीक है। यहां से नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करेंगे भी, यहां से तो नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में क्या भी है, H2CO3, और H2CO3 को क्या कहा जाता है, यहां से भी ये कार्बनिक एसिड कहा जाता है। H2CO3 को क्या कहा जाता है, कार्बनिक एसिड कहा जाता है। क्लियर बात, तो ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं यहां से एग्जांपल के रूप में CH3COOH तो एसिटिक अम्ल है, H3BO3 है तो ये बोरिक अम्ल है, H3PO4 है तो ये फॉस्फोरिक एसिड है, HCOOH है तो ये क्या भी, फॉर्मिक एसिड है, और H2CO3 की बात की जाए तो ये क्या भी, यहां से कार्बनिक एसिड है। क्लियर बात, तो यहां से आपको ध्यान देना, यहां से स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के आपको 5-5 एग्जांपल्स यहां से होना, याद होना जरूरी। क्लियर बात। आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो जले विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो जले विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्लियर बात। हमने यहां से एसिड के बारे में बात कर ली भी, यहां से हम किसके बारे में बात करते हैं भी, यहां से देखिए, यहां से क्षार के बारे में बात करते हैं, बेस के बारे में, ठीक है, जो क्या करते हैं, यानी कि वाटर में, जो वाटर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, OH- आयन को डोनेट करते हैं भी यहां से, ठीक है, जो OH- आयन को डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं भी, यहां से बेस कहलाते हैं। आप यहां से ध्यान दें, NaOH भी क्या कहा जाता है, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा कहा जाता है भी। क्लियर बात। यहां से क्या है, एक्वास सॉल्यूशन है, और एक्वास सॉल्यूशन है तो यहां से क्या होगा भी, है ना, यहां से हम बात करेंगे तो यहां से Na+1 और यहां से क्या होगा, OH-1, तो यहां से क्या है, एक्वास, और यहां से भी क्या भी है, एक्वास है। जो क्या करते हैं, यानी कि जले विलयन में यानी कि OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहां से बेस कहलाते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान देते रहे बोर्ड पे, क्योंकि ध्यान देना जरूरी है, और ध्यान नहीं देंगे तो यानी कि कुछ समझ में नहीं आएगा भी। ठीक है, लगातार शेयर करते रहें, ताकि यानी कि लगातार शेयर करते रहें। ठीक है भाई, तो यहां से ध्यान दें, NOH है, एक्वास है, तो सोडियम आयन और यहां से OH- आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। जो क्या करते हैं, यहां से वाटर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं भी, यहां से यानी कि बेस कहलाते हैं। यहां से हम बात करें, यहां से देखिए भी, जो कंप्लीटली रूप से डिजोल्व हो जाते हैं, जो कंप्लीटली
यहां से देखिए जो कंप्लीटली रूप से यहां से डिजोल्व हो जाते हैं वो क्या कहलाता है? अभी यहां से स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। और जो कंप्लीटली रूप से डिजोल्व नहीं होते हैं, है ना, नॉट कंप्लीटली रूप से जो डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, जो डिजोल्व नहीं होते हैं वो क्या कहलाती है? यहां से वीक एसिड कहलाते हैं, यहां से सॉरी वीक बेस कहलाते हैं। अब ये देखिए अभी यहां से मैं इनको हिंदी में भी लिख देता हूं, पूर्ण रूप से वियोजित या पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, है ना। और यहां से जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है, वियोजित नहीं होते हैं। यहां से स्ट्रॉन्ग बेस को क्या कहा जाता है? यहां से भी ये प्रबल सार कहा जाता है, ठीक है। और यहां से वीक बेस को क्या कहा जाता है? यहां से दुर्बल सार कहा जाता है, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान देना, अगर यहां से बात की जाती है तो जो क्या होते हैं, यानी कि कंप्लीटली रूप से H2O में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। और यानी कि जो कंप्लीटली रूप से जो डिजोल्व नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यहां से वीक बेस कहलाते हैं। यहां से जैसे बात की जाए तो यहां से इनके एग्जांपल्स के बारे में देखना। अभी सबसे पहले हमने बात की यहां से LiOH, ठीक है, तो LiOH क्या होता है? अभी यहां से लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, LiOH यहां से बात की जाए तो ये क्या होता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में बात कर ली जाए NOH, ये भी क्या होता है? यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में यहां से बात की जाए एग्जांपल्स के बारे में तो ये देखिए यहां से KOH के बारे में बात की, KOH। और KOH क्या भी? यहां से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है भी, ठीक है, यहां से क्या भी? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे भी यहां से, तो इसके बारे में देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड है, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, यहां से देखिए आप BaOH का होल ट्वाइस, तो नाम क्या है इसका? भी यहां से बेरियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ध्यान बोर्ड पे बनाए रखो, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर बात? अब आप ये देखिए मैंने इतने कॉन्सेप्ट समझाए आपको। अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और इसको आप रेगुलर रूप से लिखते हुए चलेंगे, यानी कि एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो आप उसको लिखते हुए चलेंगे तो मैं कह रहा हूं कंप्लीट रूप से आपको बैठता हुआ चला जाएगा, भाई समझ में बैठता हुआ चला जाएगा कंप्लीट रूप से। एक क्या होती है, अगर हमारी इच्छा भी जागृत होती है पढ़ने की, और एक क्या होती है, यानी कि अगर हम जोरी मर्जी से लेकर बैठे रहें। बस ऑनलाइन का एक ही सिस्टम है, ऑनलाइन में वही स्टूडेंट आता है जिसको वाकई में पढ़ने की इच्छा होती है। ऑफलाइन क्लासेज में तो सब बैठे हुए रहते हैं, पढ़ने वाले भी और नहीं पढ़ने वाले भी। बस यानी कि यदि बात की जाए तो इसमें वही आता है जो वाकई में पढ़ने वाला होता है ना, क्योंकि इतने 1 घंटे तक माथा फोड़ी कौन करेगा? कुछ बात समझ में आई? तो यहां से ध्यान देना। अभी देखिए तो NOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, BaOH को ऑल्टोइज को क्या कहा जाता है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसके बाद में यहां से हम वीक बेस के बारे में बात करेंगे। तो वीक बेस का क्या है? यहां से NH4OH है भी, ठीक है, और यहां से क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है भी, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है भी, ठीक है। और इसके बाद में यहां से बात की जाए तो यहां से AlOH का होल थ्राइज है भी, सही लिख देता हूं मैं इसको, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहां से AlOH के होल थ्राइज की बात की जाए तो नाम क्या है इसका? यहां से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है भी, ठीक है, यहां से क्या नाम है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है भी, ठीक है, ये देखो यहां से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद में बात की जाए यहां से CaOH का ऑल्टोइज है, ठीक है, और क्या नाम है इसका? यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है भी, ठीक है, यहां से क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसके बाद में यहां से बात की जाए एनिलीन, और यहां से देखो RNH2 है, तो RNH2 को क्या कहा जाता है? यहां से एमिन कहा जाता है, ठीक है, यहां से क्या कहा जाता है? इसे एमिन कहा जाता है, ठीक है ना भाई। और यहां से हम बात करेंगे तो यहां से ये तो वीक एसिड है और यहां से क्या है? वीक बेस है। क्लियर बात? RNS कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ। बस इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा RNS कॉन्सेप्ट में से, ठीक है। इसकी कमियां क्या थी? इसकी कमियां ये थी,
देखिए भाई सबसे नंबर 1 कमी ये थी। अगर आप ये देखिए, अगर जले विलेन ही नहीं है तो हम कैसे समझाएं एसिड कौन है और बेस कौन है भी यहां से, ठीक है। अगर जले विलेन ही नहीं है तो हम कैसे समझाएं यानी कि एसिड कौन है और बेस कौन है। क्यों? क्योंकि आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अभी ध्यान इधर दें, देखिए क्योंकि आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या है कि जो जले विलेन में क्या करते हैं, जो H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल, और जो जले विलेन में OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये आरएनएस कॉन्सेप्ट है भी, क्लियर बात। अब सुनना मेरी बात, यहां से हम बात करेंगे तो आरएनएस सिद्धांत की जो कमियां थी, यहां से सिद्धांत क्या होता है, कुल मिला के यहां से जले विलेन में लागू होता है भी, ठीक है। यहां से क्या होता है, जले विलेन में लागू होता है भी, ठीक है, लागू होता है। अगर जिसके पास जल है तो लागू हो जाएगा और नहीं है तो फिर लागू नहीं होगा। दूसरी बात हम यहां से करते हैं, और दूसरी बात के अकॉर्डिंग यहां से ध्यान देना हमें। अगर आप ये देखिए बात की जाए, यहां CO2 है, AlCl3 है, यहां से नंबर 2 देखो CO2 है, SO2 है ना, और AlCl3 है आदि के, और AlCl3 है आदि के अंदर क्या होता है, यहां से कोई H प्लस आयन नहीं होता है, ठीक है। आदि के अंदर यानी कि कोई H प्लस आयन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, यहां से एसिड प्रवृत्ति को एसिडिक होते हैं, यहां से ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो हम इनको कैसे समझाएं भी, यहां से भी ये अम्ल या बेस है भी, ठीक है, एसिड है या बेस है। CO2 है, ये भी अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है, SO2 ये भी प्रदर्शित करती है, यहां से AlCl3 ये भी प्रदर्शित करती है। तो हम इनको कैसे समझाएं भाई, ये अम्ल या फिर क्षार है भी, ठीक है। तो यहां से क्योंकि इनमें तो H प्लस आयन है ही नहीं है, तो आरएनएस इस कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझाया। इसके बाद हम बात करेंगे, कई सारे ऐसे होते हैं जो जिस तरह से देखो, एक NH4 है, NO3 है, NH3 है। अगर यहां से हम बात करें तो देखिए नंबर 3, और कई प्रकार के ऐसे क्षार होते हैं जो क्या करते हैं, क्षार के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां से RNH2 है, ठीक है, ये एमीन है, यहां से Na2CO3 है, ये क्या करते हैं भी, यहां से इनके अंदर तो OH माइनस है ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, यहां से क्षारीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं भी। तो हम कैसे समझाएं भाई, अम्ल या क्षार है भी, ये क्या करते हैं, फिर भी यहां से सारे गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो हम कैसे समझाए भी ये अम्ल या क्षार है। तो वाकई में कुछ तो यानी कमियां रही होगी, जब जाके यानी कि इस पर यानी कि अगले वैज्ञानिक ने अपनी अवधारणा कॉन्सेप्ट दिया होगा। तो यहां से ध्यान देना भाई, अगले अवधारणा की हम बात करते हैं, ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा की अपन बात करते हैं यहां से, ठीक है। देखो बढ़िया शानदार तरीके से समझना इसको, और क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है इसमें से। ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा की हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान देना, यानी कि सबसे पहली बात तो क्या थी, यानी कि जो जले विलेन में H प्लस आयन देंगे वो एसिड, और जो जले विलेन में OH माइनस आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार। इन्होंने जले विलेन के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया, ठीक है, और H प्लस और OH माइनस आयन के कॉन्सेप्ट को भी खत्म कर दिया। इन्होंने क्या कहा, देखिए भी ध्यान देना, जो प्रोटॉन देते हैं, अगर हम बात करेंगे जो प्रोटॉन देते हैं यानी, और प्रोटॉन किसे कहा जाता है, H प्लस को ही कहा जाता है भी यहां से, ठीक है। जो प्रोटॉन देते हैं, और प्रोटॉन किसे कहा जाता है, H प्लस को कहा जाता है, और प्रोटॉन देते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है भी, यहां से अम्ल कहलाता है। क्लियर? यहां से ध्यान दें, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं भी, यहां से क्षार कहलाते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन देते हैं वो तो अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं भी, यहां से क्षार कहलाते हैं। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान देना, इस चीज में ध्यान देना। मेरे पास क्या यहां से है, मैंने ये लिखा HCl लिखा भी यहां से, ठीक है, HCl है, यहां से है H2O ही है, ठीक है, H2O, और ये H2O है, यहां से देखिए भी, यहां से है NH3 है, देखिए, और यहां से क्या होगा अभी, एक तो यहां से है तो HCl यहां से है, ये तो क्या करता है, यहां से Cl माइनस बनाता है, और ये क्या करता है भी, यहां से NH4 प्लस बनाता है, ठीक है। देखिए NH4 प्लस बनाता है, मेरे पास दोनों ही है,
और दोनों के द्वारा क्या करना चाहता हूं मैं, यानी कि इसको एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करवाना चाहता हूं। ठीक है, देखो ध्यान देना, यहां से HCl है और ये NH3 है भी। आपको पता है HCl अम्ल है और NH3 क्या है, यहां से बेस है भी। अब आप ये देखिए भी, अगर बात कर ली जाए यहां से तो ये देखिए भी HCl यहां से अम्ल है और ये क्या करता है अपना H+ आयन डोनेट करता है भी यहां से। देखिए भी HCl अम्ल है और ये क्या करता है भी यहां से अपना H+ आयन डोनेट करता है। ठीक है, जो क्या करते हैं H+ आयन को यहां से क्या करते हैं भी ये डोनेट करते हैं, आयन को क्या करेंगे भी यहां से डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं भी यहां से एसिड कहलाते हैं। क्लियर बात, जो H+ आयन को डोनेट करेंगे और यहां से देखिए HCl है और H+ आयन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। H+ का मतलब प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन को त्याग रहा है और प्रोटॉन को त्याग रहा है तो यहां से क्या गया, Cl- आ गया भाई। अब आप यहां से ध्यान देना, तो फिर ये क्या कहलाता है भी यहां से एसिड कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। यहां से ध्यान देना NH3 की हम बात करते हैं तो यहां से देखिए H+ जो प्रोटॉन को देते हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण करते हैं तो ये क्षार है भी। ठीक है, और ये NH3 है तो ये क्या कर रहा है भी यहां से प्रोटॉन को NH4+। ठीक है भाई, जो प्रोटॉन को क्या करते हैं भी यहां से गेन करते हैं भी। ठीक है, जो प्रोटॉन को गेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहां से बेस कहलाते हैं। देखिए भी ध्यान समझना भी, अगर यहां से बात कर ली जाए तो सुनिए मेरी बात। देखिए अगर ये देखिए यहां से तो HCl के द्वारा क्या हो रहा है भी यहां से H+ आयन त्यागा हुआ जा रहा है तो ये क्या कहलाता है, यहां से एसिड कहलाता है। ठीक है, और यहां से इस NH3 के द्वारा क्या किया जा रहा है, यानी H+ आयन को यहां से ग्रहण किया जा रहा है तो फिर ये क्या कहलाता है भी यहां से बेस कहलाता है, मतलब ये क्या कहलाता है, यहां से क्षार कहलाता है और ये क्या कहलाता है भी यहां से अम्ल कहलाता है भी। ठीक है, देखिए अगर यहां से हम बात करेंगे तो ये अम्ल है और ये क्षार है, तो ये क्षार और अम्ल की यहां से बात कर ली जाए तो इस तरह से यहां से अगर बात करेंगे अपनी तो ये देखिए, तो जो एसिड है अम्ल है तो ये क्या बनाता है भी यहां से संयुग्मी क्षार बनाता है। ध्यान देना भी, यहां से क्या करता है, संयुग्मी क्षार बनाता है। ठीक है, और यहां से बात कर लिया क्षार है जो NH3 है, ये क्या करता है भी यहां से संयुग्मी अम्ल बनाता है, तो ये क्या करता है भी यहां से, यानी कि ये संयुग्मी अम्ल बनाने का काम करता है, तो ये क्या है भी यहां से संयुग्मी अम्ल है, ये संयुग्मी अम्ल है। ठीक है, और यहां से इस तरह से बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है, कॉन्जुगेटेड। ठीक है, और ये कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेट बेस, और यहां से बात कर ली जाए तो कॉन्जुगेट यहां से एसिड कहलाता है। देखिए भी दोबारा से ध्यान दें, एक एग्जाम्पल की बात नहीं है, मैं यहां से 2 एग्जाम्पल्स और बताऊंगा आपको, है ना। और ध्यान दे भी, यहां से क्या है, यहां से एसिड है और यहां से क्या है, बेस है भी। ठीक है, यहां से देखिए एसिड है तो H+ आयन को डोनेट कर रहा है, मतलब प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो फिर ये क्या कहलाता है, अम्ल। तो अम्ल होगा तो यहां पर क्या बनाएगा, संयुग्मी क्षार बनाएगा। और यहां से क्वेश्चन आता है HCl का संयुग्मी क्षार लिखो, तो HCl का संयुग्मी क्षार क्या होता है, Cl-। क्वेश्चन पूछता है, एक बात का ध्यान देना, क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है HCl का संयुग्मी क्षार लिखो, तो HCl का संयुग्मी क्षार क्या है, Cl-। अगर बात की जाए NH3 का, यहां से NH3 का यहां से संयुग्मी अम्ल लिखो तो क्या होता है, यहां से NH4+ होता है। क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, एक बात का ध्यान रखना भी है। ठीक है, यहां से ध्यान दें भी, तो फिर अगर हम क्या करेंगे, सुनिए भी, अगर इसको अम्ल 1 मानेंगे, ये अम्ल 1 है तो यहां से, और ये क्या भी यहां से क्षार 1 है, तो फिर यहां से ध्यान देना, तो इसी को क्या माना जाएगा भी यहां से अम्ल 2 माना जाएगा, और इसी को क्या माना जाता है भी यहां से क्षार 2 माना जाता है। क्लियर बात, जो अम्ल है तो एक को, यानी कि अम्ल को तो अम्ल 1 कहा जाता है और एक को क्या कहा जाता है भी यहां से क्षार 2 कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना भी, यानी कि अगर बात कर ली जाए यहां से तो इसी प्रकार से, तो देखो HCl है तो HCl क्या भी यहां से ये अम्ल 1 है भी, और NH3 है तो NH3 क्या है भी यहां से क्षार 1 है, तो फिर ये क्या बनाता है भी यहां से संयुग्मी क्षार बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है भी यहां से संयुग्मी क्षार बनाता है। ठीक है, और यहां से क्या बनाता है, संयुग्मी अम्ल बनाता है। तो देखो यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से ध्यान देना, ये अम्ल 1 है
तो यहां से क्या करता है, ये संयुग्मी क्षार है और ये संयुग्मी क्षार है, तो यहां से देखिए Cl माइनस, तो यहां से देखो ये क्षार 2 है भी है, ठीक है, ये क्या है, यहां से क्षार 2 है। और यहां से अम्ल 1 की बात करेंगे तो यहां से क्या भी है, अम्ल 2 है, तो यहां से क्षार 1 और ये क्षार 2, यहां से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना भी है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान दें, अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में देखो, ये तो नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे तो यहां से देखिए आप HCl है, ठीक है, यहां से देखो आप HCl है प्लस यहां से क्या है H2O है, और HCl प्लस H2O की बात की जाए यहां से, तो यहां से हम बात करते हैं तो आप ये देखो Cl माइनस और प्लस यहां से क्या है H3O प्लस है भी, ठीक है, Cl माइनस और क्या भी यहां से H3O प्लस है, ठीक है। और यहां से देखिए आप इस तरह से अगर बात करेंगे अपन यहां से, तो ये देखिए भी ये क्या कर रहा है, H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है, और डोनेट करता है तो यहां से क्या गया भी है Cl माइनस, और ये क्या कर रहा है, H प्लस आयन को यहां से ये ग्रहण करने का काम कर रहा है, ठीक है। यहां से देखो ये प्रोटॉन को क्या करते हैं भी, यहां से प्रोटॉन को तो गेन कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं भी, यहां से प्रोटॉन को यहां से डोनेट करने का काम कर रहे हैं भी, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को डोनेट करने का काम कर रहे हैं। यहां से क्या होता है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार इनमें कंफ्यूजन होता है, इस कारण से इनको विशेष का रूप से यानी कि समझे भी, इनमें क्या होता है, यहां से कंफ्यूजन होता है, तो इस कारण से इनको विशेष का रूप से समझे भाई, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान देना भाई, अगर हम बात करते हैं यहां से HCl जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहां से एसिड, और जो प्रोटॉन गेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं भी, यहां से बेस कहलाते हैं। अब आप एक बात देखो भी, यहां से तो ये क्या है भी, यहां से एसिड है, तो जो एसिड है जो अम्ल है, यहां से एसिड है और जो क्या भी यहां से अम्ल है, ठीक है, तो अम्ल है तो फिर यहां से क्या बनाता है, ये संयुग्मी क्षार बनाता है भी, क्लियर बात, यहां से क्या बनाता है, संयुग्मी क्षार बनाता है, ठीक है। ये अम्ल 1 होगा, अगर बात की जाए तो यहां से अम्ल 1 होगा, तो ये क्या होगा भी, यहां से क्षार 1 होगा भी, सॉरी यहां से क्या होगा भी, और ये देखिए भी, तो ये क्या कहलाता है, यहां से क्षार कहलाता है, और क्षार यहां से बेस कहलाता है, तो यहां से क्या होगा, ये क्षार 1 होगा, तो क्षार 1 होगा तो फिर ये क्या कहलाएगा भी, यहां से संयुग्मी अम्ल कहलाएगा भी, ठीक है, यहां से क्या कहलाता है, संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो ये यहां से क्या होगा, अम्ल 1 है और ये क्षार 1 है, तो यहां से ये क्या होगा, क्षार 2 होगा, और ये क्या होगा भी, यहां से अम्ल 2 होगा भी, ठीक है, यहां से क्या होगा, क्षार 2 होगा, और यहां से क्या होगा भी, ये अम्ल 2 होगा भी, ठीक है। चले भी, तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाता है भी यहां से। चलिए अगर यहां से बात की जाए तो HCl, और यहां से देखो HCl और H3O प्लस, तो H3O प्लस को अम्ल 2 और HCl माइनस को क्या कहा जाता है, यहां से क्षार 2 कहा जाता है। इसी के जस्ट बाद में देखो, अब ये पूछ लिया जाता है कि यहां से HCl का संयुग्मी क्षार लिखो, तो HCl का संयुग्मी क्षार क्या होता है, Cl माइनस, ठीक है। और यहां से H2O की हम बात करें तो H2O तो दोनों ही होता है भी, ये H प्लस आयन को डोनेट भी करता है, प्रोटॉन को डोनेट भी करता है, और प्रोटॉन को क्या करता है, यहां से गेन भी करता है, ये तो दोनों ही होते हैं भी, यहां से एसिड भी होता है और यहां से क्या होते हैं भी, ये बेस भी होते हैं भी, ठीक है। तो यहां से देखो ये H3O प्लस के रूप में ये वर्क करता है भी, ठीक है। तो यहां से ध्यान दें, नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में बात की जाती है आपसे, यहां से ध्यान दें, और नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखो आप यहां से हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखो आप यहां से NH3 है प्लस क्या है भी, यहां से H2O है, ठीक है, NH3 है और प्लस H2 है, और ये देखिए यहां से हम बात करेंगे तो इस चीज के बारे में ध्यान दो, NH3 है, ये क्या करेगा, इधर जाके NH4 प्लस में NH4 प्लस, और इधर यहां से OH माइनस, यहां से हम बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, NH3, और ये यहां से इस तरह से, ठीक है। प्रोटॉन को क्या कर रहा है भी, यहां से प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन को यहां से गेन कर रहा है, प्रोटॉन को क्या कर रहा है भी, यहां से ग्रहण कर रहा है भी, ठीक है। तो यहां से प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो ये क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है भी, ठीक है, बेस कहलाता है। तो ये बेस होगा तो फिर ये क्या होगा भी, यहां से संयुग्मी अम्ल होगा भी, ठीक है, यहां से क्या होगा, ये संयुग्मी अम्ल होगा। अगर इसकी बात कर ली जाए तो प्रोटॉन को क्या करते भी, यहां से यानी कि ये डोनेट करते भी है, ठीक है, प्रोटॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। यहां से H2 है तो फिर यहां से क्या भी है, क्षार है, तो ये क्या है, एसिड है भी, है ना, यहां से क्या भी, ये अम्ल है, और ये अम्ल है तो फिर यहां से क्या कहलाता है भी, यहां से
प्रोटॉन को गेन करते हैं, तो डोनेट करते हैं, तो ये अम्ल है, तो फिर ये क्या कहलाता है, संयुग्मी क्षार कहलाता है। तो कहने का मतलब जो H2 होता है दोनों के रूप में क्या करता है भी यहां से कार्य करता है। ये एसिड के रूप में भी और बेस के रूप में भी, ये दोनों रूप से क्या करता है भी कार्य करता है भी। ठीक है, चले यहां से ये बात है ना, ये क्लियर हुई। तो कई प्रकार के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उभयप्रोटिक अम्ल, जिन्हें कहा उभयप्रोटिक पदार्थ होते हैं, जो एसिड के रूप में एंड बेस के रूप में, दोनों के रूप में यानी कि व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। जो एसिड एंड बेस के रूप में बिहेव को प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं यहां से, यानी कि अम्ल और क्षार, यानी कि वो क्या कहलाते हैं, उभयप्रोटिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये इस तरह से हो गए। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो ध्यान देना भी। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, यहां से NH3 का संयुग्मी अम्ल लिखिए भी। ठीक है, NH3 का संयुग्मी अम्ल लिखिए, भी वो इस तरह से बात करेगा। तो NH3 के संयुग्मी अम्ल की हम बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहां से NH4 प्लस, ठीक है, यहां से ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे OH माइनस, और ऑप्शन नंबर सी की हम बात करें खुद NH3 है, और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे नन ऑफ दीज। ठीक है भी, यहां से हम बात करेंगे नन ऑफ दीज। तो इसका सबसे राइट आंसर क्या होगा, NH3 का संयुग्मी अम्ल। तो ये NH3 और इसका संयुग्मी अम्ल यहां से NH4 प्लस है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट में से, इस बात को गारंटी देके कह रहा हूं, आप लिख लो बोले से, यानी कि निश्चित रूप से पूछा जाएगा एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट में से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम बात करेंगे। तो देखिए और कुछ कमियां क्या थी भी, यहां से ध्यान देना। इस अवधारणा के आधार पर क्या था भी, यहां से जैसे हम बात करें SO2 है ना, और AlCl3 है। इसके बाद में देखो यहां से SO2 है, AlCl3 है, यहां से ZnCl2 है। तो आदि के अम्लीय गुणों को इस कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है भी। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, यहां से H+ अर्थात यहां से क्या नहीं होता है भी, प्रोटॉन नहीं होता है। यहां से H+ अर्थात क्या नहीं होता है भी, यहां से प्रोटॉन नहीं होता है भी। दूसरी कमी की हम यहां से बात करेंगे, और दूसरी कमी के रूप में देखो भी यहां से अगर बात करते हैं तो कई अप्रोटिक पदार्थ होते हैं, है ना, तो कई प्रकार के अप्रोटिक पदार्थ होते हैं, तो उन अप्रोटिक पदार्थों को भी यहां से नहीं समझाया जा सकता है भी। तो अप्रोटिक पदार्थ जैसे यहां से हम बात करें, है ना, तो ये अप्रोटिक पदार्थ हो गए। तो यहां से देखें आप, ये देखिए अप्रोटिक विलायक को जैसे SO2 में होने वाली अभिक्रियाओं की व्याख्या नहीं होती है। ठीक है, जो भी अप्रोटिक पदार्थ होते हैं तो उनमें होने वाली जो अभिक्रियाएं होती है तो उनकी व्याख्या इसके माध्यम से नहीं होती। क्लियर बात? अगर आप ये देखिए भी, यानी कि ये क्या करता है, यानी कि प्रोटॉन स्थानांतरण को नहीं समझा पाता है भी। ठीक है, यहां से इस अवधारणा के द्वारा यहां से प्रोटॉन स्थानांतरण को नहीं समझाया जा सकता है। क्लियर बात? चले भी यहां से ध्यान देना। अगर मैं बात करूंगा, चलिए भी क्वेश्चन है मेरे पास, और क्वेश्चन क्या है सुनिए भी। क्वेश्चन ये है, यानी कि निम्नलिखित ब्रोंस्टेंट अम्लों के लिए संयुग्मी क्षार लिखिए भी। निम्नलिखित क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित ब्रोंस्टेंट अम्लों के लिए, संयुग्मी क्षार लिखिए भी। क्षारक भी आ जाता है और क्षार भी आ जाता है, संयुग्मी क्षारक लिखिए भी। चले भी सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से H2SO4 में हम बात करते हैं भी। यहां चले भी सबसे पहले मैंने यहां से बात की जाती है तो H2O की बात की जाती है भी यहां से। ठीक है, तो H2O की हम बात कर रहे हैं भी। और अम्ल जो होते हैं तो एसिड की बात की जाए जो क्या करते हैं भी, H+ आयन को डोनेट करते हैं भी, यानी जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, तो प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद ये क्या बनाते हैं भी, ये संयुग्मी क्षार बनाते हैं। तो यहां से हम H2O की बात करेंगे, और H2O के अंदर यहां से संयुग्मी क्षारक की बात की जाए तो ये देखो भी, तो यहां से हम बात करेंगे तो H2O यहां से, और ये देखिए तो इधर में क्या लिखूंगा अभी, यहां से संयुग्मी क्षार लिखूंगा, ये संयुग्मी क्षार। तो ये क्या करेगा, H+ आयन को डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो इसका क्या होगा, OH माइनस। ठीक है, तो H2O का संयुग्मी क्षार क्या होगा अभी, यहां से OH माइनस। संयुग्मी अम्ल की बात कर ली जाए तो ये संयुग्मी अम्ल होगा,
तो यहां से संयुग्मी अम्ल की हम बात करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा H3O+ हो जाता है, यहां से ग्रहण कर लेता है। अब आप ये देखो भी यहां से हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये तो क्या कहलाता है संयुग्मी अम्ल और ये क्या कहलाता है संयुग्मी क्षार कहलाता है। इसके बाद में यहां से बात कर ली जाए तो आप ये देखो यहां से, तो मैंने यहां से बात की है ना, तो इसके बाद में देखो H2CO3 है, कार्बनिक अम्ल भी है, ठीक है, यहां से हमने बात की H2CO3 है, कार्बनिक अम्ल है, और इसमें देखो आप यहां से हैं तो ये HCO3 है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है भी HCO3-, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, यहां से अगर बात करेंगे एक H+ को ग्रहण करेगा भी है और H+ को ग्रहण करने के दौरान ये क्या करता है H2CO3 बना लेता है, ठीक है, ये क्या कर लेता है H2CO3 बना लेता है। और ये देखिए तो CO3-2 है ना, यहां से ये क्या करेगा अभी डोनेट करेगा तो CO3-2 बना लिया अभी इसने, तो HCO3- का संयुग्मी क्षार क्या हो गया CO3-2। अब ये क्या करेगा अपना एक H+ आयन को ग्रहण करेगा तो यहां से क्या हो गया H2CO3 हो गया अभी, है ना, तो ये इस तरह से होता है अभी। इसके बाद में यहां से बात कर ली जाए तो यहां से देखिए आप, अगर हमने NH3 की बात करेंगे अपन, देखिए अभी NH3 की बात कर ली तो यहां से क्या होती है अमोनिया है। अगर ये अपने H+ आयन को डोनेट कर देता है तो H है ना, तो यहां से क्या बनता है NH2- बनता है, एमाइड आयन बनता है। और ये अगर ग्रहण कर लेगा तो क्या बनेगा NH4+ बनेगा, ये क्या बनेगा भी यहां से अम्ल बनेगा भी है, NH4+ बनेगा तो फिर ये क्या बनेगा भी यहां से अम्ल बनेगा भी। क्लियर बात, चलेगी। इसके बाद में इस तरह से हुआ और इन क्वेश्चनों को पूछा जाएगा भी है, यानी कि इसका संयुग्मी अम्ल क्या है, इसका संयुग्मी क्षार क्या है, इसका यहां से कॉन्जुगेटेड बेस बताइए, इसका यहां से कॉन्जुगेटेड एसिड बताइए भी, वो इस तरह से पूछेगा भी है। क्लियर बात, चले भी यहां से हम नेक्स्ट बात करते हैं भी, तो यहां से ध्यान देना भी, देखिए भी यहां से हम बात करते हैं तो लुईस अवधारणा की हम बात करते हैं भी, नंबर 3 है, और लुईस अवधारणा की हम बात करते हैं, लुईस अम्लसार अवधारणा, लुईस अम्लसार अवधारणा की हम बात करते हैं भी। देखिए और ये लुईस अम्लसार अवधारणा में आप यहां से ध्यान समझिए भाई, तो एक लुईस अम्लसार अवधारणा यहां से ध्यान दें, अगर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, केरे का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और जो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते भी यहां से जो ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते भी यहां से एसिड या फिर क्या कहलाते हैं यहां से अम्ल कहलाते हैं भी, ठीक है। जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर युग्म को, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं यहां से एसिड कहलाते हैं भी, ठीक है। और यहां से यदि बात की जाए, अगर जो क्या करते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को या जो इलेक्ट्रॉन युग्म को यहां से क्या करते हैं त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं भी यहां से बेस, यानी कि क्या कहलाते हैं भी यहां से क्षार कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान इधर दें, देखिए भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को या इलेक्ट्रॉन युग्म को जो ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं एसिड कहलाते हैं, ठीक है। और यहां से देखिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म को का जो त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं बेस या फिर क्षार कहलाते हैं। यहां से ध्यान दें, सुनिए मेरी बात। अब बात करते हैं यहां से NH3 की बात करते हैं प्लस BF3 की बात करते हैं BM, ठीक है। और यहां से देखिए आप, अगर अब हमें इन दोनों में एसिड एंड बेस के बारे में पता लगाना है भी, एसिड कौन है और यहां से बेस कौन है, तो एसिड एंड बेस में देखो आप यहां से हम बात करेंगे तो इस प्रोसेस में यहां से ध्यान दें, यहां से इसका मेन केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने 7, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरे में कितना होता है 5 होता है। तो यहां से देखिए आप 1 और यहां से 2, तो ये 3, यहां से 4 और यहां से 5, कितने हाइड्रोजन है 3, तो 1 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, तो 1, यहां से 2 और यहां से कितने हो गए भी, ये 3 हो गए भी, ठीक है। 1 2 और ये कितने हो गए भी, यहां से 3 हो गए भी, ठीक है। तो यहां से ध्यान देना, इसके साथ ये और इसके साथ ये और इसके साथ ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहे भी, यहां से 2 और 2 हैं, तो फिर इसी को क्या कहेंगे हम LP कहेंगे भी। और LP मैंने आपको पहले बताया था, जो यानी कि बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें BP कहा जाता है, और जो बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, LP कहा जाता है, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान देना, अब ये NH3, तो इसके पास क्या भी यहां से एक इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, ठीक है।
अब BF3 की बात करेंगे अपन, तो बोरॉन है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरे में कितने होते हैं 3 होते हैं। तो यहां से देखो आप, ये 1, यहां से 2 और यहां से 3, तो फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और ये 3 फ्लोरीन, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहां से इस तरह से ये इसके साथ, ये इसके साथ और यहां से इसके साथ, और यहां से हम बात करेंगे तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। और ये इस तरह से, तो बोरॉन के पास कितने हो गए भी, यहां से 6 हो गए भी, ठीक है। बोरॉन के पास कितने हो गए भी, यहां से 6 हो गए, क्लियर। अब ध्यान देना भी, यहां से अगर इसके पास हम बात करेंगे इस नाइट्रोजन के पास, तो 2 क्या भी यहां से एक्स्ट्रा में, तो 2 एक्स्ट्रा में है, तो फिर NH3 क्या कर देगा भी, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा, और किसे डोनेट कर देगा भी, यहां से BF3 को डोनेट कर देगा। NH3 है और NH3 है, क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसे डोनेट कर देगा, यहां से BF3 को डोनेट कर देगा। तो हम क्या कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहां से एसिड कहलाते हैं। तो BF3 क्या है, एसिड है, क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है, BF3, और यहां से बेस कौन है, तो यहां से NH3 क्या भी, यहां से बेस है भी, यहां से क्या है, क्षार है। अब आप ये देखिए, अगर हम बात करेंगे तो यहां से देखिए अम्ल और लुईस अम्ल सार अवधारणा है, तो इनके मध्य एक बॉन्ड बनता है जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो, और उसे क्या कहा जाता है भी, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। मतलब यहां से क्या कहा जाता है, जिन्हें उपसह संयोजक बंध कहा जाता है भी, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ये उपसह संयोजक बंध कहा जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिसे क्या कहा जाता है भी, यहां से उपसह संयोजक बंध कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहां से लुईस अम्ल सार की अवधारणाएं क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहां से हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं वो भी क्या करते हैं भी, यहां से एसिड की भांति व्यवहार करते हैं भी, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, ठीक है, वो भी किसकी भांति व्यवहार करते हैं, एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। और यहां से बात की जाए, जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रसार, जो अष्टक प्रसार वाले यौगिक होते हैं, जो यहां से बात की जाए, जो अष्टक प्रसार वाले यौगिक होते हैं वो किसके समान व्यवहार करते हैं भी, यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म के समान क्या करते हैं, यहां से एसिड के समान क्या करते हैं, यहां से बिहेव करते हैं। और यहां से ध्यान देना, अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा, और वो ब्रोंस्टेड लोरी में से क्वेश्चन करता है भी। क्यों, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी में से क्वेश्चन करने का फायदा उसे क्या है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन किस चीज में, क्योंकि जो एसिड होता है तो प्रोटॉन देते हैं, तो क्या है ना, तो क्या कहलाते हैं, अम्ल, और एसिड होंगे तो अम्ल क्या करते हैं, यहां से यानी संयुग्मित क्षार का निर्माण करते हैं, जिसे यानी कि अम्ल 1 और क्या कहा जाता है, क्षार 1 यानी कि क्षार 2 कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यह चलता है भी, ठीक है। तो देखिए, तो यहां से हमारे पास यहां से एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है भी है, ठीक है। और जिस तरह से अगर वीडियो में कोई दिक्कत लगे तो आप उसको रिप्ले करके दोबारा से देखें भी, हो सकता है क्योंकि केमिस्ट्री है और मन चंचल है, तो इस वजह से यानी कि हम कोई पॉइंट को कभी कभार सुन नहीं पाए, और तो फिर वो पॉइंट क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, तो वो देखने में हमें दिक्कत आ जाती है, समझने में दिक्कत आ जाती है। तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देखें, तो देखने पर आपके पूरे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो इस चीज का एक बात का ध्यान रखें, अगर यानी कि इस समय जो मेहनत कर ली जाती है, तो वो मेहनत क्या होती है, हमारे भविष्य के यानी कि तो भविष्य के लिए बहुत ही काम आती है। आज की गई जो मेहनत होती है हमारे भविष्य के परिणामों को बदल देती है, इस चीज का आप विशेषकर ध्यान दे रहे हैं। तो कोई भी अगर आप काम करते हैं तो अपने फ्यूचर को देखकर काम करें। हम अगर आज यहां हैं, अगर आज वर्तमान में हम मेहनत करेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे होगा, अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो यानी कि आने वाला हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो इस चीज के बारे में आप ये देखिए।